मैंने कहा कहीं बुक के अंदर कहीं पढ़ा हो या नहीं, चैप्टर कहीं लिखा हो तो पता चल जाएगा। बुक में WTO का बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, तो उसमें आई डोंट थिंक केस किया होगा। अच्छा 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 अच्छा। मैम आपका माइक म्यूट है, सो इफ यू आर स्पीकिंग एनीथिंग वी कैन नॉट हियर यू। Yes, sorry, I forget. नो वरीज मैम। हाँ मैं कह रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि हाँ मैं एक बार वापस बोल देती हूँ कि ये जो पार्ट है आपका यूनिट 4 का, मतलब एक बार मैं वापस बता देती हूँ। चैप्टर 5 जो है वो आपको यूनिट 4 है, तो लेसन 5 इज यूनिट 4। और यूनिट 4 में से आई टोल्ड यू लाइक सब यूनिट में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये यूनिट 4 है ये, और यूनिट 4 इसमें सही है, मतलब पूरा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखी है इसकी पूरे यूनिट की। तो ये पूरा इसमें से करेंगे, फिर देन वी विल डिस्कस द मूड्स। 8 बजे तक का टाइम है तो उसको जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा। सो एफडीआई मीन क्या होता है? एफडीआई इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें एक कंट्री मतलब एक फर्म दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रही है। क्यों इन्वेस्ट कर रही है? सो दैट दे मतलब गेट बेनिफिट ऑफ द चीप लेबर एंड फेवरेबल पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल इन्वायरमेंट का फायदा। जैसे डेवलप नेशन है, दे ऑलरेडी एग्जॉस्ट देयर रिसोर्सेज, सो इन ऑर्डर टू हैव मोर रिसोर्सेज वो डेवलपिंग नेशन या लीस्ट डेवलप्ड नेशन में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एफडीआई जो होती है ना, इट इज मोर देन जस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें सप्लाई इन्वॉल्व है, इक्विपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, एडमिनिस्ट्रेशन की। और एफडीआई इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसमें हम देखेंगे कि एफडीआई किस किस तरीके से क्या क्या मोड हो सकते हैं उसके। एफडीआई जो है वो हमें लाइक 5 कंट्री से बहुत हाई मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएस, नीदरलैंड एंड जापान, जैसे हमारा टॉप एफडीआई आता है। और एफडीआई इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री। टाइप्स क्या है इसकी? एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जब हम सेम जो प्रोडक्ट हम आज यहाँ डील कर रहे हैं, हम वही सेम दूसरी कंट्री में जाके वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। जैसे कि यूएस बेस्ड सर्कुलर ऑपरेटर सेम रनिंग सर्कुलर ऑपरेशन परचेज कर रहे हैं चाइना में, तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल का मतलब होता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एफडीआई, आइदर इन यूर सप्लायर और सप्लायर या अपनी मतलब सप्लायर पे, या आगे जो भी आपका चैन है उसमें फोकस कर रहे हो। बैकवर्ड और फॉरवर्ड एफडीआई होती है, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। ठीक है, जैसे रो मटेरियल हमें रिक्वायर है तो उसके लिए, या सप्लाई आगे chain है उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे मीन लार्ज स्केल मीट प्रोसेसिंग प्लांट परचेज करा कनाडा में, यूरोप, लेकिन वो ना रो मटेरियल के लिए करा है, तो ये क्या है? एक तरीके से बैकवर्ड। या अगर हम सप्लाई चेन आगे तो उसे बोलेंगे फॉरवर्ड है। वर्टिकल एफडीआई की दो फॉर्म है, एक है बैकवर्ड, एक है फॉरवर्ड। देन कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई का मतलब होता है कि जिसमें हम उस मतलब उसमें डील कर रहे हैं जिसमें टोटली अनरिलेटेड है। जैसे कि अगर नायका जो है वो परचेज कर रहा है मैगडी, मतलब मैगडी में अगर ये दोनों कर रहे हैं तो ये एफडी ऐसा, मतलब कोई ऐसा फैशन प्रोडक्ट कोई फूड इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो उसे कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई बोलते हैं। तो मतलब जिसमें हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस आस्पेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। एंड प्लेटफॉर्म एफडीआई का मतलब होता है कि
एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके वहां पर बेस सेटअप कर रही है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स यूनिट्स इन चाइना एंड इंडिया, सो दैट उसके जो प्रोडक्ट है वो थोड़े चीपर बने, और वहां से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट। जैसे बोलेंगे प्लेटफॉर्म एफडीआई, इसमें ही जो है वो प्लेटफॉर्म एफडीआई एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ठीक है ना, मतलब वहां पर जो जो दूसरा नेशन उसको ऐसा ऐसे काम कर रहा है कि वो वहां से एक्सपोर्ट कर सके, वहां की चीप लेबर का या वहां की टेक्नोलॉजी या कुछ भी चीज का फायदा उठा सके। इसके बाद एडवांटेज क्या है, इससे डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, मार्केट टैक्स ब्रेक्स, लेबर एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन मींस कि लाइक हमें नई मार्केट मिल रही है, टैक्स ब्रेक की हमें टैक्स पता है जब एफडीआई करते हैं तो बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। रादर देन एनी अदर मोड, अगर एफडीआई आता है तो इससे इन्वेस्टमेंट भी आती है, इससे लेबर एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। और टैरिफ, मतलब टैरिफ लगेंगे अगर एक्सपोर्ट करेंगे या अदर मोड अपनाएंगे, तो इसमें टैरिफ नहीं लगता। ये एडवांटेज है, हम जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, हम फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहे हैं, तो उस कंट्री को भी एडवांटेज है, हमें भी एडवांटेज है। उस कंट्री को एडवांटेज ये है उनकी उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनकी इकोनॉमी स्टिमुलेट हो रही है, उनका एचआर भी ग्रोथ होगा, और हमें भी ये है कि रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमें चीप मिल रहा है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो चीपर बन रहे हैं, तो ये भी हमें भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि लोकल बिजनेस को सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है, और प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं कि वो कुछ यहाँ पर रख रहे हैं, वो प्रॉफिट ले गए ना अपने नेशन में, और इकोनॉमिक कॉलोनिज्म भी बन सकता है। आई टोल्ड यू कि like कुछ जो भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी जीडीपी कुछ नेशन से भी ज्यादा है, तो वो कॉलोनीज भी बना सकती है उसको। और इसका भी ये भी देखना पॉलिटिकल एक्सपोजर कि दूसरी नेशन में क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, तो वो चीज भी देखनी पड़ेगी। कभी कभार ऐसा होता है एक पॉलिटिकल एक्सपोजर, मतलब कभी कभार ऐसा जैसे कि इंडिया में भी था कि पहले आ, आ, को, तो जब ऐसा रिजिम नहीं मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, आप रिपीट करेंगे ये वाला पॉइंट प्लीज, पॉलिटिकल एक्सपोजर। था, ऑडियबल है ना आवाज? हाँ अब हाँ ऑडिबल है, बीच में हाँ ठीक है, चली गई थी वॉइस, तो एक बार हाँ प्लीज ब्रेक हो रिपीट कर गई, दें। हाँ 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 हाँ। एक्सचेंज रेट का भी एक मतलब एक्सचेंज रेट भी, क्योंकि हमारी करेंसी कुछ होगी, उनकी करेंसी कुछ होगी, इकोनॉमिकली नॉन वायबिलिटी रहती है। और जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं बता रही थी कि अगर एक कंट्री में क्राइसिस आएगी तो वो आपको भी इम्पैक्ट करेगी। इसके बाद थियरीज ऑफ एफडीआई, थियरीज ऑफ एफडीआई में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, ये इसकी ट्रेडिशनल थियरीज एंड ये थियरीज, हाँ इसमें से करनी है, ये सही है इसमें। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच इज वाज गिवन बाय स्टीफन हाइमर, एंड इन्होंने फोकस करा कि मतलब आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट जो पूरे लार्ज में वर्क करते हैं वो उसे ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट सिनेरियो कहा जाता है। ओलिगोपोली में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, और टीएनसी कैसी लीवरेज करे अपनी स्किल्स, और वो कैसी डिसएडवांटेज जो है मतलब डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर से कैसी, मतलब इसमें इस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच में ये फोकस किया है कि टीएनसी कैसे अपनी स्किल्स को लीवरेज करके जितने भी डिसएडवांटेजेस डोमेस्टिक कैसे कॉम्पिटिटर से एक तरीके से लड़े। और इस थियरी में फोकस करते, देखो अगर हम एफडीआई करें ना, हमें यही ज्यादातर रहता है कि लैंग्वेज कल्चर लीगल सिस्टम, ये चीजें हमारे लिए एक तरह की डिसएडवांटेज रहेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। लेकिन कुछ हमारी कुछ ऐसी स्किल्स भी है जिसमें हम लीवरेज करके हम बेनिफिट ले सकते हैं, तो उस पे यही फोकस कर रखा है इस थियरी में, कि अगर हम मार्केट पेटेंट कर ले सुपीरियर टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, लेस एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग लाए, तो हमें एडवांटेज मिलेगा। रादर हम बहुत सारे डिसएडवांटेज रहे हैं हमारे साथ पास, कि लैंग्वेज है कल्चर है लीगल सिस्टम बैरियर है, लेकिन अगर हम फोकस करें अपनी लीवरेज करें
डिस्टिंक्टिव, तो हम ओवरकम कर सकते एडवांटेज जो थियरी या जो एक तरीके से की प्रॉब्लम आती है ना, तो क्यों कर रहे हैं, तो इसमें ना जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि लैक ऑफ है ना, कहीं वजह से टीएनसी क्या चाहती है, मतलब जो एमएनसी है या टीएनसी वो डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस मार्केट को जानना चाहते हैं। तो ये है कि कंपनी को बहुत एक तो प्रॉब्लम होती है नॉलेज, कैपिटल मार्केट या इंटरमीडिएटरी कम्युनिटीज की, इन सबको हटाने के लिए दे आर डायरेक्टली गो टू द अनदर कंट्री फॉर द एफडीए। First is understood na, first is like focus on your skills. There is so much disadvantage is having, मतलब बहुत सारे disadvantage आपको हो सकते हैं, लेकिन if you focus on patent protect super technology marketing expertise, so that आपको ज्यादा एफडीआई का फायदा मिलेगा। सेकेंड, ट्रांजेक्शन कॉस्ट अप्रोच, इसमें यही है, इसमें फोकस किया गया है कि ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट, टीएनसी प्रेफर द एफडीआई कि वो डायरेक्टली क्या कर सके, कंट्रोल में हो सके उनकी सब चीज। इसके बाद इलेक्ट्रिक थियोरी ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट थियोरी, ओएलआई थियोरी इज इंपॉर्टेंट थियोरी। ओएलआई थियोरी में मैडम क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल कॉमर्स एंड एफडीआई? इंटरनेशनल कॉमर्स थ्योरी एंड एफडीआई। इंटरनेशनल एक मिनट, इंटरनेशनल रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, कॉमर्स, इंटरनेशनल थ्योरी एंड एफडीआई में क्या डिफरेंस है? इज इट क्या मतलब लास्ट के जो डाउट्स, मतलब 8 बजे तक, क्योंकि हाँ मैं आपको एट द क्लास एंड बताती हूँ कि 8 बजे तक का टाइम है ना, तो मतलब मुझे अभी स्लाइड कंप्लीट करना है। आई विल एक्सप्लेन एट द एंड, मतलब जो भी डाउट्स होंगे आई विल एक्सप्लेन एट द एंड। ठीक है, ये डाउट मतलब रखना, फिर मैं अभी एट द एंड समझाती हूँ। ये इलेक्ट्रिक सिर्फ थियोरी ऑफ, आप हाँ मैं भी लाइक ये समझा देती हूँ, फिर इसके बाद मुझे क्योंकि स्लाइड भी करवानी है ना, तो फिर वो टाइम ठीक है करिए। और अभी 2 यूनिट्स और बचे हैं, और ये हाँ 8 बजे तक का ये शायद, ये मैं आपको समझा दूंगी इसके बाद। इलेक्ट्रिक थियोरी ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शन जो है वो ओएलआई इज लाइक फोकस ऑन बेनिफिट ऑफ ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप में इसमें फोकस कर रहा है कि कंपनी जो एक है OLI, इसमें ये बता रखा है कि क्यों एक फर्म एफडीआई जाती है। ओ इज लाइक कंपनी की एक्सक्लूसिव पोजीशन कि वो, तो वो जो प्रोडक्ट है वो चीपली बना सकती है और वो अपने रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो टीएनसी ना डिफरेंट नेशन में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एडिशनल इंकर करने पड़ते हैं उसके लिए, लेकिन ना उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज है कि अगर वो उन्हें ना यूनिक एडवांटेज, अगर वो डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, जैसे कि एडवांटेज ऑफ मोनोपोलीज, इतनी अच्छी लाइक टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल हो सकती लोकल लोगों के पास, टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है, लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स का फायदा मिलता है, उनके पास अच्छा होता है पेट, मतलब इसमें ना ये ओनरशिप वाले में ना ये एक तरीके से ना हम देखें एमएनसी के एडवांटेज है। अगर हम देखें कि कंट्री अगर एक एमएनसी दूसरी कंट्री में जाती है तो उसके पास एडवांटेज होते हैं, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, वो एक तरीके के मोनोपोली होते हैं, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होते हैं। ठीक है, ये हम देखिए लोकेशन वाला जो है ये दूसरी कंट्री के हिसाब से एफडीआई के लिए एडवांटेज है कि अगर दूसरी कंट्री में एफडीआई आता है, वो आ रहा है तो उसको उसको दे रहा है उसकी या तो मार्केट साइज, जैसे कि हमारा मार्केट साइज बहुत है। ठीक है, इस वजह से मे बी एफडीआई अट्रैक्ट हो रहा है, या पॉलिटिकल बेनिफिट, मतलब हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है उससे प्रमोट कर रही है। सो जो ऑनर दैट इज फ्रॉम द एमएनसी एस्पेक्ट, एंड लोकेशन वाला इज फ्रॉम द कंट्री के एस्पेक्ट से कि जहाँ पर एफडीआई आ रहे हैं। एंड आई जो है वो एक तरीके से जो हमने पहले डिस्कस करा था कि जब हम किसी कंट्री को जाके मतलब इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली जाके, तो हमें मानते हैं कि हमें जो भी कोई इनपुट नहीं होता तो उसके
हम डायरेक्टली अगर जाते हैं तो हमें डायरेक्टली कंट्रोल में रहती है सब चीजें, और मतलब हमें इंटरमीडिएटर सारे हटके डायरेक्टली वी कैन कंट्रोल ऑल थिंग्स। लेकिन ट्रेडिशनल में ना आपको ना बहुत चीजें ये इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डेवलप नेशन पे फोकस करो, मतलब इसमें ज्यादा एलडीसी पे इतना नहीं फोकस कर रखा, और बहुत सारी चीजें है इस पे फोकस, इसमें बस ये कर मतलब जस्ट जस्ट दे सेड कि हम अगर स्टेज थियरी जैसे ही है, स्टेज थियरी कहती है लर्निंग करोगे जैसे जो थियरी थी ये पहले वाली, वो तो ये थे ना कि रिसोर्सेज पे फोकस कर रखा है कि अगर आपके रिसोर्सेज एफडीआई कर लो। हाँ आपके पास सोर्सेज नहीं है तो एफडीआई कर लो, लेकिन स्टेज जो है वो होते कि जैसे जैसे आप लर्निंग करते रहोगे, जैसे जैसे आपको लर्निंग ड्यू टू द इंटरनेट, ये जो एलएल थियरी है, लीवरेज लिंकेज थियरी, इट इज लीवरेज फोकस मोस्ट फोकसिंग, ये जो एलएल थियरी है, ये जो सेकंड चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन है, यू कैन रेफर फ्रॉम दैट। ये जो जितनी भी आपको ये लीव फ्रॉगिंग और ये सब थियरी आपको सेकंड चैप्टर में ज्यादा एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, जो कि मैं आपको उसमें चैप्टर में समझा चुकी थी। एंड मोर लाइक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि एफडीआई अगर हम कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट कंट्री में करना चाहिए, जैसे डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिले। अगर हम एक ही कंट्री में अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे और अगर उसमें कुछ भी ऐसे अनस्टेबिलिटी रहती है तो आपका सारा पैसा डूबने के चांसेस बनते हैं। मार्केट साइज थियरी लाइक कि मतलब एफडीआई हो रहा है ड्यू टू द लार्ज मार्केट साइज है। और लोकेशन थियरी, लोकेशन थियरी ये जो है वो फोकस करती है कि एफडीआई जो है इसमें हमें मतलब जैसे प्रोडक्ट इंटरनाइजेशन थियरी, पीएलआई मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी, ये समझानी है। इंटरनाइजेशन थियरी मींस कि इससे हम अगर हम इंटरनाइज एफडीआई करते हैं तो हम बहुत सारी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, जो कि हमें एफडीआई करके ही एफडीआई करके ही गेन कर सकते हैं। एफडीआई में थियरी मतलब जैसे कि एफडीआई का मीनिंग क्या है, एफडीआई के डिफरेंट मोड्स क्या है। अब जैसे डिफरेंट एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन एक वन ऑफ द मोड होता है एफडीआई। एम आई ऑडिबल? जिसमें मैम बीच थोड़ा में ब्रेक ब्रेक हो हो रही रही है है। आपकी आवाज, बट ऑडिबल है। बात हाँ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो हाँ, मोड्स ऑफ एफडीआई में वो मैं थोड़ा सॉरी लाइक जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक स्लाइड भी शेयर करनी है। और ये हमने एफडीआई तो मतलब क्लास में भी अच्छा डिस्कस किया था, उसकी तो वो भी वीडियो करने पड़ेंगे, तो वो उसमें तो एटलीस्ट 15 मिनट लगेगा उसमें। वेरियस मोड्स ऑफ में मर्जर एंड एक्विजिशन, जैसे मैं आपको थियरीज वाला बता में आपने ये कर ली, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन थियरी बता देती हूँ कहाँ कहाँ से, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट अप्रोच ओकेएस में, और ओएलआई, ये ओएलआई फ्रेमवर्क इसमें से आपको करना है। और
और स्टेज थियरी, LLI 3, ये सारा ना अगर आप चैप्टर से करो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, मतलब हाँ एफडीआई वाला है सेम ही, तो वो चैप्टर सेकंड में आप करोगे तो वो रिपीट है, तो चैप्टर सेकंड से ही मतलब अगर से करना। और ये वाली जो थियरी है इसमें जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इसमें तो जस्ट आप इसका मीनिंग भी लिख दोगे, जैसे मार्केट साइज, कि एफडीआई क्यों हो रहा है, ड्यू टू द मार्केट साइज, ज्यादा लार्ज मार्केट साइज है। जैसे इंडिया में एफडीआई इस हो रहा है कि ज्यादा लार्ज मार्केट साइज है ना, भी आप एक्सप्लेन, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन रियलिटी मेन है, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वही सेम है, तो अगर आपने वो ट्रेड थ्योरी में करी थी तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर भी सेम लिख सकते हो, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। इसमें भी यही है कि एफडीआई क्यों हो रही है, बट आपको ये समझाना है एट द एंड एफडीआई इस वजह से हो रही है कि स्टेज आता है मेच्योरिटी स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज पे जो डेवलप नेशन है, सपोर्ट करता है। पहले तो सेकेंडली उन्होंने वो एक्सपोर्ट करा, फिर थर्ड स्टेज आती है कि वो डेवलप कंट्री ब्रेक, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला जो आपने पहले मैडम समझाया था। ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब सही, नाउ इट इज जी ऑडिबल। जी हाँ, जी। मैं आपको समझा रही हूँ कि लाइक कहाँ से क्या करना है। देखो कुछ चीज ना सेम है जो आप सेम एग्जैक्टली लिख सकते हो, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला पार्ट अगर आपने एक में कर लिया ना तो उसमें भी सेम समझा दो, ठीक है। इंटरनाइजेशन वाला ये सेम वही जो OLI में आई करा था ना, अगर वो आपने आई कर लिया तो वो इंटरनाइजेशन थियोरी वाला सेम ही है। तो ये जो थियोरी है ना लाइक, ये आपको लाइक ये वापस से याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। OLI में जो आई वाला पार्ट कर लिया वो इंटरनलाइजेशन थियोरी वाला सेम पार्ट है, तो उसी से कर लिया। इसके बाद मोड्स, मोड्स में आपका आएगा ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन हम डिस्कस करेंगे अभी मोड्स, मोड्स में भी। सो इसमें और वहां पर डिस्कस करेंगे। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब है कि अगर हमें एफडीआई करना है तो कैसे करें, मर्ज करें या एक्वायर करें। मर्ज का मतलब है कि वहां पर जाके किसी ऐसी मतलब मर्ज कर लेना, जैसे एक कोई फॉरेन फर्म है, लोकल फर्म से मर्ज हो गई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बोल डिज्नी का या माइक्रोसॉफ्ट वाला, ये सब। और मर्जर और एक्विजिशन की हम वी विल डिस्कस इसकी मतलब इसको मैं आपको स्लाइड में डिस्कस करूंगी या अगेन डिस्कस होगा, तो आप एक ही जगह इसको मतलब इसको डिस्कस ज्यादा कर लेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन को अभी स्लाइड में। मैं मैम आपको एक यहाँ एक पर क्वेरी, हम्म तो बेसिकली जो एफडीआई वाला पोर्शन है वो हमारी एसएलएम में सफिशिएंटली दिया हुआ है, वी कैन रेफर हाँ एसएलएम फॉर हाँ हाँ एफडीआई हाँ, पोर्शन। यस ठीक यस, है, ओके हाँ ओके मैम, हाँ। और ये यूनिट आपका फोर्थ है, ये गॉट इट मतलब गॉट आप, हाँ यूनिट फोर्थ है ये, इसमें इनफ है, बिल्कुल सही है इसमें मतलब। और ये जो मोड्स है, जैसे कि ये जो मोड है, एक तो आपका मर्जर एंड एक्विजिशन एंड जॉइंट वेंचर, ये मैं स्लाइड में शेयर करूंगी, मतलब स्लाइड में डिस्कस करूंगी, तो मैं वहाँ ज्यादा डिस्कस करूंगी क्योंकि मैंने वहां पर मतलब मैं वही डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ये वो सेम चीज सेम है। मैंने बताया ना आपको, वो चीजें ऐसी है कि जो आप रेफर कर सकते हो, जैसे एफडीआई वाली थियोरी है उसमें LLI थियोरी है, आप वो LLL थियोरी है, वो आप उसमें सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है, तो आप वो उससे कर सकते हो, एक ही जगह कर लो। अब देखो इन्वेस्टमेंट इन ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जब आप डायरेक्टली मतलब आप क्या करते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप खुद बिल्ड कर रहे हो, आप कोई चीज रिक्वायर नहीं कर रहे, जब आप खुद दूसरी कंट्री में जाके फ्रॉम द स्टार्टिंग क्या कर रहे हो, बिल्ड करते हो, तो इसे एफडीआई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि यू हैव बिल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग, आप फ्रॉम द ग्राउंड अप लेवल अकॉर्डिंग टू द यू, तो इसे ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में एडवांटेज ये है कि सारी चीज आपके हाथ में, आपके हाथ में है, लाइक आपने फ्रेशली उसे बनाया है, तो वो जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज रिक्वायर कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो चीज आपके अकॉर्डिंग बनी हो, लेकिन ग्रीन फील्ड में एडवांटेज आपको ये रहता है कि सब चीज आप खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू यू, बट इट
डिसएडवांटेज ये है कि बहुत साल लग सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्क भी है ग्रीन फील्ड में। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और रिस्क भी ज्यादा है इसमें, तो रिस्क ही ज्यादा है ये ग्रीन फील्ड। अगर ब्राउन फील्ड है, ब्राउन फील्ड का मतलब है कि पहले से ही सेटअप है कोई चीज, आप क्या कर रहे हो, बस वहां पर जाके उस चीज को परचेज करना और आपकी एंट्री होगी। तो जो ब्राउन फील्ड है वो फास्टर मार्केट एंट्री है। आप और लो बिगनिंग कॉस्ट लगती है। जस्ट आपको क्या कॉस्ट लग रही है, जस्ट बनाने की तो कॉस्ट लग रही है, मतलब आपने बनाया नहीं, आपने जस्ट परचेज किया, उसी की तो कॉस्ट लग रही है। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, वो पहले से ही बनी हुई चीज में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। दो इन्वेस्टमेंट है, देखो, एक है ग्रीन फील्ड, एक है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मीन्स कि आप कोई चीज खुद स्टार्टिंग से बिल्ड कर रहे हो, उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर एफडीआई आपने करा और आपने सारी फैसिलिटी खुद बिल्ड करी है, सो दैट इज ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड होता है जो पहले से ही बनी हुई एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, आपने वो ही परचेज करी है, दैट इज ब्राउन फील्ड। सो उसके अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। एंड जैसे कि एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे टोयोटा वाला एग्जांपल, जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने ग्रीन फील्ड करी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उन्होंने खुद ही जाके सब कुछ बनाया, कंस्ट्रक्ट करा, खुद ही जब करते हैं हाई रिस्क रहता है, हाई लेकिन हायर रिवॉर्ड भी है। तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड है मतलब पहले से एग्जिस्टिंग सब कुछ था, बस वी जस्ट नीड टू पे द मनी, और जस्ट अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर लिया, तो सी ब्राउन फील्ड बोलते हैं। और ये तो जस्ट लाइक इसकी आपको ज्यादा एग्जांपल गिवन है, और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं इसके। अब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में अगर हम डिफरेंस देखें, तो ग्रीन फील्ड में ज्यादा मैक्सिमम कंट्रोल होता है, न्यू बिगिनिंग है, मार्केट एक्सेस, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, रिस्क भी ज्यादा है। ब्राउन फील्ड स्पीडर, एकदम से आपने जस्ट थोड़ा पैसा पे करा, सब कुछ बना हुआ है, कल से आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हो, जो कि आप ग्रीन फील्ड में नहीं कर सकते। रिस्क भी कम है ब्राउन फील्ड के कंपेयर में, लेकिन ड्रॉबैक ये है, मॉडिफाई करना पड़ता है, और ना लीगल मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है, लीगली बहुत प्रॉब्लम आती है, और रिस्ट्रिक्टेड मतलब सभी एरिया में नहीं है ऐसा कि हम ब्राउन फील्ड कर सकते हैं। ग्रीन फील्ड ना कोई भी नेशन ना ग्रीन फील्ड करना चाहेगा, क्योंकि इसकी इकोनॉमी को ज्यादा फायदा है उससे। ठीक है, तो ना लोग ना बहुत सारे जो नेशन है वो ग्रीन फील्ड को ज्यादा प्रमोट करते हैं, एफडीआई को। तो ये भी देखना होता है ना कि कौन से नेशन क्या प्रमोट कर रहे हैं, और मोटिव क्या हो सकती है एफडीआई की। मोटिव एक तो ये है कि एफडीआई क्यों होता है, ये ये मोटिव है। एक तो फर्स्ट है कि इम्परफेक्शन इन द प्रोडक्ट इन द मार्केट, एफडीआई क्यों किया जाता है। एक तो ये इम्परफेक्शन इन प्रोडक्ट एंड मार्केट, हमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो सकती। अगर हम एक्सपोर्ट करें या हम कोई दूसरा मोड अपनाएं, तो देर इज सो मच इम्परफेक्शन इन प्रोडक्ट एंड मार्केट भी, हम एफिशिएंटली नहीं जान पाते। लेकिन जब एफडीआई करते हैं, तो हम उसको उस नेशन को एफिशिएंटली जान पाते हैं, और वो जितनी भी इनएफिशिएंसी है वो सारी कम हो जाती है। और प्रेजेंस ऑफ हायर प्रॉफिट है इंटरनेशनल मार्केट में, इससे हमें डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलते हैं, और ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस होते हैं, लेबर एक्सचेंज रेट भी कहीं ना कहीं इससे रेट भी, बिहेवियर भी रिड्यूस होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक टाइम आता है, साइकिल ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वो सेम चीज कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाली चीज, कि एक टाइम आता है कि डेवलप नेशन को डेवलपिंग नेशन में जाके सेटअप करना पड़ता है। इट्स अ काइंड ऑफ एफडीआई। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो एक तरीके से एफडीआई ही समझा रहे हैं हमें। और मोनोपोलिस कैन बी मैग्नेट फॉर एफडीआई, मतलब एफडीआई जब हम करते हैं डिफरेंट नेशन में जाके, हम बिल्ड कर रहे हैं, हम लीवरेज कर रहे हैं मार्केट एसेट्स को, तो मोनोपोली क्रिएट होती है। सो ये मोटिव जो है, दैट इट इज लाइक अ काइंड ऑफ थिंग कि क्यों एफडीआई जो है प्रमोट होता है, वही चीज एक्सप्लेन है। उतना मतलब टॉपिक। अब एफपीआई एंड एफडीआई में क्या डिफरेंस है। एफडीआई एंड एफपीआई इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम पेपर एस्पेक्ट ऑल्सो। आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट भी आपका पूछ सकते हैं। सो एफडीआई एंड एफपीआई क्या होता है। एफपीआई इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड एफडीआई इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और एफडीआई जो है वो रियल एसेट्स में हो रही है। ठीक है, पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो डाइवर्सि एफपीआई जो है एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मतलब शॉर्ट
टर्म रिटर्न के लिए, लेकिन एफडीआई जो लॉन्ग टर्म। एफपीआई इन्वेस्टमेंट साइज स्मॉल होता है, मतलब हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन एफडीआई में हम रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कमिटमेंट एफडीआई में जाता है, रिस्क एफडीआई में जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफपीआई तो इज लाइक जस्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, वी नॉट इन्वेस्टिंग इन द रियल एसेट्स। जॉब क्रिएट कौन कर रहा है, एफडीआई क्रिएट कर रहा है। सो when you invest in foreign mutual funds, it's a kind of FPI, और FDI मीन्स कि आप वहां पर फैक्ट्री बना रहे हो, लोकल कंपनी एक्वायर कर रहे हो, तो उसे FDI कहते हैं। एंड डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये जो चैप्टर 7 है, इस चैप्टर 7 जो है आपका यूनिट 5 है, ठीक है, यूनिट 5 है, और यूनिट 5 में आपका दे रखा है मोड्स ऑफ फॉरेन मार्केट एंट्री। उसको मैं आपको स्लाइड से समझाऊंगी, ठीक है। वो आपका नहीं, इसमें मोड्स ऑफ फॉरेन एंट्री दे रखा है, ये दे रखा है आपका, मैं आपको लेकिन स्लाइड से समझाऊंगी। ये एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारे। एंड इट इज इस वाले टॉप, मतलब इस वाले से इम्पोर्टेंट है। इसके आगे आई क्या विल बोले मैंने कहा आपको ये जो, हाँ मैं आपको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एंट्री मैं स्लाइड में समझाऊँ। हाँ इसमें मतलब आप इसमें से भी करना चाहते। मैं कह रही थी कि जो इसके बाद एफडीआई के बाद नेक्स्ट चैप्टर है, वो आपका यूनिट 5 है, यूनिट 5। उसमें मार्केट एंट्री, मोड्स ऑफ एंट्री जो है आई विल एक्सप्लेन नाउ। मोड्स ऑफ एंट्री, देखो मोड्स ऑफ एंट्री जो है बहुत मतलब अगर हम देखें 2-3 जगह रिपीट है ये हमारी मोड्स ऑफ एंट्री। तो मतलब अगर आप एक ही जगह उसको सारा कर लोगे तो वही चीजें, मतलब एक जगह अच्छे से एफिशिएंटली कर लो। जैसे फर्स्ट वाली यूनिट में भी रिपीट है, ठीक है, थोड़ा ये एफडीआई वाले में भी रिपीट है, मर्जर एंड एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर। अगर आप एक ही जगह अच्छे से इसको मीनिंग समझ लो तो इनफ है, वो रिपीट में नहीं करना पड़ेगा फिर। सो पहले तो लाइक ये मोड्स ऑफ एंट्री, क्या क्या मोड्स ऑफ एंट्री है। शेयर नहीं हुई अभी स्लाइड, शेयर नहीं हुई ना स्लाइड। मैम हुई थी बट फिर से अच्छा चली अच्छा गई, अच्छा हुई थी अच्छा, थोड़ी देर। ओके ओके, आई विल शेयर। होगी शेयर, होगी, हो गई ना। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, सो दीज आर द मोड्स। और आपके चैप्टर में भी दे रखा है, ठीक है, मतलब इसको आपको समझाना है। इन्वेस्टमेंट पहले तो आपका एक्सपोर्टिंग होता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल है, देन इन्वेस्टिंग है। सो पहले एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग मैं आपको समझा रही थी कि ये सब आपके 2-3 जगह एक्सप्लेनेशन है। अगर आप एक ही जगह इसको अच्छे से कर लोगी तो आप वो सब में लिख सकते हो। जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन एफडीआई में भी है, जॉइंट वेंचर भी, और वो पहले वाले यूनिट में भी है, तो एक ही बारी में कर लोगे वो सब डन। एक्सपोर्टिंग इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्री, लाइक जैसे अगर हम सेल कर रहे हैं स्पाइसेस टू द यूके, तो इट्स कॉल्ड एक्सपोर्टिंग। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है आप डायरेक्टली जाके एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब देयर इज नो इंटरमीडिएटरी। इन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब देयर इज इंटरमीडिएटरी बिटवीन यू एंड डिफरेंट अदर नेशन। एडवांटेज क्या है इसकी, लेस रिस्की है, ठीक है, हेल्प कर रहा है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस में, मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा बचा है एक्सेस होता है। और ये डायरेक्ट मतलब इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन मार्केट,
इससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज होती है। लेकिन इससे क्या है डिसएडवांटेज है, बहुत लाइसेंसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन, कल्चर हर्डल्स, ये सब फेस करना पड़ता है, और मल्टी करेंसी पेमेंट्स भी, ये भी आप फेस करना पड़ता है हमें। सम एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हर एक में मैंने सबके साथ एग्जाम्पल्स डाले इस बारी, इस हर एक स्लाइड में, कि जैसे कार, सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, ये एक नेशन में बनते हैं, और दूसरे नेशन में हम क्या कर रहे हैं उन्हें, जैसे मैं आपको बता रही थी प्लेटफॉर्म एफडीआई में एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके प्रोडक्शन कर रही है ताकि तीसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके, तो वो भी एग्जाम्पल ही है उसका एक्सपोर्टिंग का। ठीक है, तो ये चीज कि एक नेशन जब दूसरी कंट्री में जाके प्रोड्यूस करते हैं ताकि तीसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके, सो दिस आर द एग्जांपल। और भी आपको लाइक एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि वुलन का एग्जांपल। सेकंड, लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि जब कोई नेशन जिसपे टेक्निकल नो हाउ, ट्रेडमार्क, पेटेंट होता है, सो इन बाय एक्सचेंजिंग फीस वो क्या कर रहे हैं, दे आर शेयर, दे आर मतलब लाइसेंसिंग में हम अपना कोई ऐसा आईपी राइट, ट्रेडमार्क शेयर करते हैं बाय पेइंग अ फीस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी का, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में आता है। जैसे कोका कोला जो है वो अपनी बोतल बनाने वाले, या ये जो होते हैं वो लाइसेंसिंग मोड के थ्रू एंट्री करते हैं, जो कोका कोला है। ठीक है, और पेप्सी एंड फैंटा भी, ये भी लाइक लाइसेंसिंग सिस्टम पे वर्क करती है, और एक नेस्ले एंड स्टारबक्स, ये भी इन्होंने लाइसेंसिंग करी थी, सो दैट लाइसेंसिंग एक मोड है जब आपके पास ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कोई ऐसे इंटेंजिबल राइट हो जिसके थ्रू लाइसेंसी पे बाय पेइंग अ फीस कॉन्ट्रैक्ट करें। इसके एडवांटेज ये है कि इससे आपको लो इन्वेस्टमेंट चाहिए और फाइनेंशियल रिस्क भी कम है। आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, जस्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, आप आपने फीस पे की और आपने वो ले लिया, मतलब लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिल गया, तो इसमें आपको लेस इन्वेस्टमेंट है और लेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी इतनी जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज ये है इसका कि क्वालिटी, मतलब सामने वाला बंदा जरूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, तो वो डिसएडवांटेज भी होता है इसका, कि आपका जो ब्रांड वैल्यू वो डिल्यूट हो सकती है सामने वाले की गलती की वजह से। फ्रेंचाइजिंग, we know that franchising is like a kind of a thing जिसमें पहले से ही, जैसे KFC, मैकडी होते हैं, पहले से ही सेटअप है, बाय आप पेइंग वो आपको सब चीज में हेल्प करते हैं। ठीक है, इससे रिस्क रिड्यूस होता है, पहले से ही सब कुछ ब्रांड वैल्यू क्रिएट है। बट यू डू कि आपने फ्रेंचाइजिंग ले ली, फ्रेंचाइजिंग से आपको एक स्टैब्लिश ब्रांड मिलता है, आपको कोई एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मोड फॉरेन में एंटर करना चाहते हो और आपने किसी की फ्रेंचाइजिंग ले ली, तो इससे आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, एक स्टैब्लिश ब्रांड मिल जाएगा, कॉस्ट लोअर हो जाएगी और लोकल एक्सपर्टीज भी मिल जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ कंट्रोल लूज हो जाता है और ब्रांड रेपुटेशन सामने वाले बंदे के हाथ में रहती है। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज बैरियर्स भी आते हैं। जैसे मैकडीज का एग्जांपल मैं आपको जैसे स्टार्टिंग से दे रखा है इसमें, कि जो मैकडी है वो फाउंडेड हुआ था 1940 में बाय सैन ब्रनीडो इन कैलिफोर्निया, और इन्होंने अपना फर्स्ट फ्रेंचाइजी जो दिया था वो 1955 में दिया था शिकागो में। तो अभी तक लाइक 2023 तक उनके 38,000 मैकडी रेस्टोरेंट ओपन हो चुके हैं। तो फ्रेंचाइजिंग, ये मैकडी का यू कैन गिव द एग्जांपल। बाकी इस वाले में टॉपिक में आप जितना ज्यादा एग्जांपल दोगे, करंट एग्जांपल्स, उतना ही अच्छा है। मतलब अगर ये टॉपिक आता है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लाइक ओके है, लेकिन इतना आप अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो जितना अच्छा आप एग्जांपल दो उतना अच्छा है। बाकी देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो वही है, इजिली यू कैन मेक, बट समथिंग एग्जांपल इज अ काइंड ऑफ थिंग which you can differentiate from any other paper, दूसरे लोगों के पेपर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में डिफरेंस क्या है। फ्रेंचाइजिंग जो होता है, फ्रेंचाइजिंग जो है वो सेल एंड परचेज है, एक तरीके से ट्रेडमार्क का, कमर्शियल नेम का, वाइल लाइसेंसिंग राइट टू यूज है। ठीक है, लाइसेंसिंग में कंडीशन अप्लाई
इतनी नहीं होती जितना फ्रेंचाइजिंग में। फ्रेंचाइजिंग में बहुत कंडीशंस होती है कि हमें ये मानो, ये करो, वो करो। लाइसेंसिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, पर्पस फ्रेंचाइजिंग का है कि हमें मैनेजमेंट को, मतलब सारा मैनेजमेंट ना फ्रेंचाइजिंग में बिजनेस के अकॉर्डिंग नॉट ऑडिबल। चलता है। वो आपको पता थी Ma'am, your voice is breaking. वो नॉट लाइक ऑडिबल। इंटरनेशनल। अब आवाज आ रही है? जी। Now the joint venture means कि two different firm come together and they become the, मतलब एक entity बनी। और जैसे कि एग्जाम्पल जैसे इंडिया का फेमस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एग्जांपल ऑफ दिस की ड्यू टू द और 6 यूनिट हो गया। उसमें आपको मतलब ओवरव्यू दे दूंगी उसका, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यू नीड टू राइट द सेम फ्रॉम द टॉपिक। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे ट्रेड थियरीज है तो आपको तो एग्जैक्टली सेम लिखना ही पड़ेगा, यू कांट मोल्ड बाय योरसेल्फ। बट यूनिट 5 और यूनिट 6 के टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप खुद बना सकते हो। मतलब खुद बनाने का मतलब है कि आप उसकी पॉइंट्स को खुद अगर आपको टॉपिक पता है तो यू कैन इजिली मेक। तो मैं आपको यूनिट 5 और यूनिट 6 की इसके बाद आपको टॉपिक्स बता दूंगी, क्योंकि 8 बजे तक की ये क्लास रहेगी ना, तो मैं आपको मेन सारा स्टार्टिंग से बता दूंगी कि क्या क्या रहता है। लेकिन 5th और 6th में मोस्टली ऐसा ही आएगा जो आपके विच यू मेक बाय योरसेल्फ। और आपकी बुक में से वो इनफ है आपको टॉपिक करना। मतलब जो आपकी बुक में आपको दे रखा है आपका मटेरियल, उसमें से आपको यूनिट 5 एंड 6 का करना है। यूनिट 5th और 6th सेम रहेगा मैडम बुक का? नहीं, 5th और यूनिट नहीं, मैं कह रही हूँ यूनिट ऑफ 5th और 6 का मतलब आपके टॉपिक ऐसे है जो कि आप खुद से बना सकते हो। जैसे कि आपका ये बोला कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा। वर्सेस कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट। हाँ, तो टॉपिक ऐसे है कि जरूरी नहीं है कि लाइक जो आपको लर्निंग की जरूरत है इसमें, मतलब इजीली यू कैन मेक द पॉइंट्स। जैसे अब इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है, अच्छा। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो वो ऐसा टॉपिक है जैसे अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग भी पता है, आप उसको इंटरनेशनली कैसे कर सकते हो। देखो अगर आपको इस पे शॉर्ट नोट या टॉपिक आता है, इसमें से आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इस पे जो फोकस करने वाली टॉपिक है वो आपकी एक तो इसमें आपको बता रही थी इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप तो हमें पता ही है कि न्यू आइडिया, कोई ऐसा पर्सन जो न्यू आइडिया लेकर आ रहा है, अब उसको इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करना है, तो हमें ये बताना है कि उसे डिफरेंट कल्चर पता होने चाहिए, डिफरेंट कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। वो ऐसा हो एंटरप्रेन्योरशिप में कि जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क टेकिंग हो, क्योंकि बहुत रिस्क है, उसको डिफरेंट नेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सके, डिफरेंट मतलब फाइनेंशियली डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन की नॉलेज हो, लीगल लॉज जानता हो, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे इंटरनेशनल पूछा है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना। ठीक है, और मतलब मैं कह रही थी कि 5th और 6th में ऐसे पॉइंट्स है मोड्स ऑफ एंट्री के छोड़ के, बाकी अगर कुछ भी ऐसे आता है तो बाकी यू कैन मेक बाय योरसेल्फ। लाइक जैसे टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन आपसे पूछा, हाउ द टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन इंक्रीज द इंटरनेशनल बिजनेस। सो ये तो बहुत नोन सा टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो वहां से ट्रेड ज्यादा प्रमोट होगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक नहीं है यूनिट 5th और 6th में विच रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। बट इफ यू आर रिक्वायर एक्सप्लेनेशन, जैसे आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं या ग्लोबल वैल्यू चेन क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन इज इम्पोर्टेंट।
इस टॉपिक के बाद मैं आपको सारा वो बता दूंगी कि यूनिट फर्स्ट से लेके 6 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ जी 5 घंटे होने वाले हैं क्योंकि इसके बाद स्ट्रेटेजिक एक्वाइजिशन। स्ट्रेटेजिक एक्वाइजिशन का मतलब होता है कि आपने एक्वायर कर लिया मैनेजमेंट, मतलब आपने किसी दूसरी कंट्री में जाके एक्वायर कर लिया, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एक्वाइजिशन। इसके फायदे मतलब इसका एडवांटेज ये है कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना। आप दूसरी कंट्री में गए, आपने एक्वायर कर लिए, इट्स जस्ट लाइक अ जॉइंट वेंचर। एक्विजिशन में आप कल्चर क्लैशेस आएंगे, डिसएडवांटेज रहता है कल्चर क्लैशेस आएंगे, लेकिन आपने एक्वायर कर लिया। जैसे कि एग्जांपल, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में ना ये होता है कि आपने ना मतलब इट इज नॉट द होली ओन्ड सब्सिडरीज। इसमें आपको ये देखना है कि आप दो फर्म अगर साथ आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या बेनिफिट अलायंसेस दे सकते हैं, क्या बेनिफिट दे सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस है, नॉट द एक्विजिशन, सॉरी, बट इट इज नॉट एक्विजिशन। यहाँ पर मैं सही कर देती हूँ, इट इज स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब होता है कि वो फर्म साथ आ रहे हैं तो वो कैसे, जैसी स्पोर्ट मैं ये कह रही थी कि स्ट्रेटेजिक में ये टॉपिक आंसर होता है कि अगर दो फर्म साथ आ रहे तो कैसे एक दूसरे को स्पॉटिफाई नुबर प्लेलिस्ट आप चला सकते हो। सो इससे दोनों का बिजनेस इंक्रीज होगा। ये में है एफडीआई, यू नो एफडीआई, नो एफडीआई का मतलब होता है कि जब आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करते हो इन डिफरेंट इन अदर कंट्री, इट इज एफडीआई। एफडीआई मतलब आप वही सेम टॉपिक वो सेम समझा सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कि आपने एफडीआई में पढ़ा था। और एग्जांपल्स, बट एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल में इसमें दिए से बायजूस ने एक्वायर करा सिल्वर लेक फंडिंग, या एन एकेडमी ने अपना कॉम्पिटिटर बायजूस एक्वायर करा, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म, तो ये सब एफडीआई के एग्जांपल है। टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब आप फुली डिजाइन कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, दैट इज टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट में आप फ्रॉम, जैसे आपको इसमें एग्जांपल था जैसे एयरपोर्ट वाला कि आपने जैसे मेट्रो वाली चीज भी, कि हमें ऐसे मेट्रो में एक्सपर्टी नहीं थी, तो ये जो होते हैं ना ऐसी प्रोजेक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, और हम किस उनको देते हैं ये प्रोजेक्ट जो कि पहले से उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो टर्न की प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई हम फॉरेन फर्म को हायर कर रहे हैं टू मेकिंग दैट थिंग। तो मैडम पीपी मॉडल और मर्जर एंड टर्न की एक्विजिशन, प्रोजेक्ट में क्या मर्जर डिफरेंस है? मींस ये पीपीपी मॉडल और कौन सा टर्न की मॉडल? प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है? पीपीपी मॉडल एंड टर्न की में टर्न देखो गूगल वाली चीज होगी ना, प्राइवेट प्राइवेट टर्न की का मतलब होता है कोई फॉरेन फर्म को लेकर आया है जो कि उसमें बेस्ट हो, नहीं, लेकिन आपने जो पीपी एयरपोर्ट का लिया है दैट इज ए पीपीपी मॉडल। आता आगे। और नॉट ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी। Merger means two companies combine together to make the one, that is merger. Acquisition means कि हमने कोई एक majority stake खरीद लिया। और इसके टाइप्स है कंसोलिडेशन, ये सब इसके टाइप्स है। मतलब इसमें मैंने स्लाइड में मर्जर एंड एक्विजिशन में के बारे में आपको डिफरेंस मतलब बता रखा है। नाउ मतलब टाइम हमारे पास कम है, मतलब 8 बजे की शायद ये लिंक हो जाएगा, तो मैं आपको फ्रॉम द हाँ जी स्टार्टिंग हाँ जी आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, ठीक है। हाँ और जी इम्पोर्टेंट मतलब मैं लास्ट टॉपिक से लास्ट से स्टार्ट करती हूँ।
मैम आई Last थिंक से ही लिंक तो ऑटोमेटिकली एंड नहीं होगा 8 o'clock इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, मतलब रहेगा तो ठीक है, फिर विल डिस्कस फिर। हाँ जी 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 ठीक है। हाँ, मैं एक बार आपको लाइक लास्ट वाला बिट समझा देती हूँ, लास्ट वाले टॉपिक के ना, क्योंकि मोड्स तो चलो ठीक है। तो 5 घंटे 3 बजे शायद मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी, लेकिन लिंक शेयर करना चाहिए था सबको। हुआ ही नहीं। हम लोग पता है सबसे पूछ रहे थे, nobody was aware, we have asked in हाँ, multiple रजत groups। मैम का रजत मैम का हाँ फिर मैंने कॉल आया था रजत बीच मैम में। को मैंने टेक्स्ट किया, रजत मैम को, एंड आई थिंक दैट्स हाँ व्हाई शी कॉल्ड यू। हाँ, मतलब मैं तो 3 बजे से क्लास ले रही थी। 5 घंटे हो गए, कोई मैम ये क्लास कंटिन्यू चली है, मतलब बीच में आपने कोई ब्रेक कोई ब्रेक नहीं लिया, वगैरह नहीं लिया? नो ब्रेक नहीं। जहाँ बैठी हूँ वही बैठी थी। मैम if it's okay we can take a break right now, अब maybe नहीं कोई 10-15। नहीं, अच्छा ठीक कोई है नहीं, अब तो ठीक है। बस जस्ट ठीक है, खत्म ही करना है तो फिर ठीक है। अभी मैं आपको अब मैं सारा बता रही हूँ ना कि लाइक कहाँ से क्या, तो ताकि आपको हो जाए पेपर के एस्पेक्ट से क्या करना है। मैं लास्ट से ही समझाती हूँ आपको, लास्ट यूनिट से, फिर लास्ट से फर्स्ट तक चलते हैं, ठीक है। तो ओपन योर बुक्स। ओके मैम। हाँ, तो अब मैं मतलब आप बुक्स निकालो, और मैं कहाँ क्या क्या नहीं, मतलब किस पे कितना फोकस करना है वो सब बता रही हूँ, ताकि आप जैसे कि आप कह रहे थे कि आपको लर्निंग में उसमें हेल्प रहेगी, और कहाँ मुझे मैं कहाँ कहाँ मैं जो बुक दूंगी कहाँ आपको वो रिफर करनी है, तो मैं आपको कुछ बुक्स भी सेंड करूंगी, और केस स्टडी वाला भी बता दूंगी। अब जैसे कि लास्ट टॉपिक में लास्ट है आपका लास्ट यूनिट बिल्कुल लास्ट चैप्टर निकाल लो, बिल्कुल सब लोग अगर बुक लेके बैठे हुए हो सब लोग, तो लास्ट चैप्टर निकाल लो, जिन पे मैं मतलब ऐसे बोलूँ ना कि लाइक इम्पोर्टेंस टिक देम, और जो इम्पोर्टेंट है मोर फोकस देम। अब जैसे कि आपको ये चैप्टर दे रखा है, चैप्टर 8, इमर्जिंग इशू इन ग्लोबल बिजनेस, दिस इज द यूनिट 6। सो लेसन 8 ये यूनिट 6 है, यूनिट 6 है। इसमें से आपको अ, इसमें आपको ही समझा रखा है ना कि अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या डिफरेंट चॉइसेस हैं, जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन, ऑफशोरिंग, आउटसोर्सिंग, जीआईटी, जस्ट इन टाइम टेक्निक, मतलब वही चीजें बनाओ जो कि जरूरी है। तो इसमें से आपका ना इम्पोर्टेंट है, एक तो ये आउटसोर्स। ये कौन सा पेज पे है मैडम जी? क्या, एक मिनट पेज ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, एक मिनट, स्लाइड आउटसोर्सिंग बिजनेस है 218 218 पे। ऑडिबल। हाँ मैडम, सिर्फ पेज नंबर भी ऑडिबल। मैम बताते की हैं। आवाज थोड़ी हाँ, कट के टू आ रही वन है। एट थ्री हाँ हाँ हाँ, अब इस हाँ लास्ट वाला, हाँ ये लास्ट वाला है, और ये यूनिट 6 है, यूनिट 6 है जी। और इसमें से आपको एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपसे, और क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके इसमें से। और इसमें आपसे ये जो इम्पोर्टेंट है, वो एक तो आपके डिफरेंट लाइक प्रोडक्शन या आउटसोर्सिंग इन ग्लोबल बिजनेस, आपसे ग्लोबल बिजनेस की आउटसोर्सिंग के क्या फायदे हो सकते हैं, और ग्लोबल सप्लाई चेन, ये ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन मीन्स कि आप क्या कर रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि रो मटेरियल किसी और कंट्री का, असेंबली किसी और कंट्री में, और हम एक्सपोर्ट किसी और कंट्री में कर रहे हो, तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन की तरह काम कर रहा है, इसमें इंटरकनेक्टनेस है एक्टिविटीज वेरियस नेशन, इसी वैल्यू चेन ये कैसे वर्क करता है, इसकी की करेक्ट। अब थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है, समझ आ गया ना लास्ट टॉपिक मैंने क्या बोला, हाँ जी आपने ग्लोबल ग्लोबल वैल्यू वैल्यू चेन। ये चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन। हाँ हाँ हाँ, ग्लोबल वैल्यू चेन इज इम्पोर्टेंट, हाँ एंड ग्लोबल वैल्यू चेन हो गया, और आप
का ये डॉक्यूमेंट इश्यूज तो लाइक यू कैन इजीली नो कि आप खुद भी बना के नॉट ऑडिबल, आवाज कट रही है सर। लिख सकते हो। ग्लोबल वैल्यू चेन फोकस इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ हाँ, आवाज पता नहीं क्यों। मतलब इस वाले यूनिट से आपको बोला है और environment issue you can by yourself and international entrepreneurship. Ma'am, can you write the एक दो topics टॉपिक में से आपसे in पूछ a- सकते हैं क्वेश्चन। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, can you write the topic on the MS Word file and share with us because I can't hear you MS properly. Word अब आ रही है आवाज? मैम हाँ जी, आ तो बोलिए। रही है बट बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज। अच्छा, मैम आवाज अभी तक ब्रेक हो 3 रही है। टॉपिक समझ में आए हैं बेसिकली। आपने बोला है हाँ आउटसोर्सिंग, हाँ ग्लोबल वैल्यू चेन हाँ एंड इंटरनेशनल हाँ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इसके प्रोडक्शन अलावा की और लाइक कुछ बोला है? वेज में। हाँ हाँ, नहीं मैंने नहीं बोला, लाइक प्रोडक्शन की क्या क्या वेज हो सकते हैं, उसी में एक टॉपिक है सारा। जैसे कि ग्लोबल वैल्यू चेन इज इम्पोर्टेंट एंड इंटरनेशनल छोटा सा टॉपिक है। इसकी मतलब छोटा सा यूनिट है, तो उसमें से कोई से भी यूनिट आपसे मतलब कोई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब इसमें आ सकते हैं टॉपिक, इसमें ये ब्रॉडली यही टॉपिक है। ग्लोबल वैल्यू चेन प्रोडक्शन और ये वाला ये लाइक पूरा ही अगर आप कर लो, इसमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। आवाज कट रही है मैडम। आपने आउटसोर्सिंग बताया, ग्लोबल वैल्यू चेन बताया, प्रोडक्शन बताया हाँ, और इंटरनेशनल ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें से लाइक अगर आप रीड भी कर रहे हो ना इसको, तो यू कैन मेक बाय योरसेल्फ, छोटा सा अच्छा, यूनिट। हाँ, मतलब ये आप पूरा मेथड उस एसएलएम वाले से कर सकते हो अपना, जो आपको लर्निंग मटेरियल मिला है। यूनिट 5th में मोड्स वाला जो मैं शेयर करूंगी, लेकिन आपकी बुक में भी सही है, तो आप दोनों से ठीक है। और इस इम्पोर्टेंट है यूनिट 5th में वो यूनिट 5th में एक तो मोड्स मैम नहीं आ रही है और आवाज। इसमें डायरेक्ट कोलैबोरेशन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये मैम वाले ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इसमें इम्पोर्टेंट है। हेलो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मैम, मैम प्लीज MS Word पे टॉपिक की नेम लिख दीजिए ना, बेटर होगा, और हमारे साथ वही शेयर कर दीजिए स्क्रीन। MS ग्लोबल Word पे टॉपिक टेक्नोलॉजी एंड लिख इनोवेशन दीजिए। यू कैन मेक दिस इज इम्पोर्टेंट, मोड्स इज इम्पोर्टेंट। कौन सा मैडम? हाँ मतलब आवाज नहीं आ रही। अगर मतलब मुझे लगा मैं अलग से भी शेयर कर दूंगी। मोड्स मोड्स इज इम्पोर्टेंट। मोड्स। एंड हाँ, मैम मोड्स मोड्स आपके पीपीटी से करने हैं ना? हाँ हाँ, पीपीटी से भी सही है और बुक में भी सही है, तो आप दोनों से रेफर कर सकते हैं। और मोड्स ना बहुत जगह रिपीटेड है, तो मतलब अगर आप एक जगह उसको कर रहे हो तो सही है। मोड्स पॉइंट इज इम्पोर्टेंट एंड मतलब आपके ये इम्पोर्टेंट हो गया कि मतलब कंट्री सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे, मतलब क्या उसके फैक्टर्स होते हैं। बाकी तो ठीक है। स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ना वो जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं आपको, वो 4 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, जो वो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 4 मतलब जो आपको बुक में आपकी स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं वो भी। उसी एक तो मोड्स, स्ट्रक्चर्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी यू कैन रीड, बट मोर फोकस लाइक मोड्स पे तो अच्छे से फोकस करना। स्ट्रक्चर्स कहाँ से पढ़ने हैं आपकी, पीपीटी से या बुक से? दोनों से कर सकते हो। मैम स्ट्रक्चर कौन से मतलब कौन सा टॉपिक है इसमें? तो स्ट्रक्चर नहीं लिखा। स्ट्रक्चर ना वो ना स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपकी बुक में 7.6 है सही बाबा। है उसमें से। हाँ तुषार वो मैट्रिक्स वाला, 7.6 में हाँ है। हाँ वो मैट्रिक्स वाला जो दे रखा है ना स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है और मैम। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हाँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन अरेंजमेंट के क्या होते हैं ये तो ठीक है। बाकी मोड्स भी, इन्वेस्टमेंट के मोड भी कॉन्ट्रैक्चुअल वाले इस हिसाब से बुक में से भी कर सकते हो, स्लाइड में से भी कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ यूनिट में थियरीज
एफडीआई की मैंने आपको भी बताया था कि जो कुछ थियोरी एफडीआई की रिपीटेड है चैप्टर यूनिट फर्स्ट से, जो कि चैप्टर में है, वो आप उससे कर सकते हो। मतलब रिपीटेड वाली थियोरी आप कर लो इसमें से, लेकिन इसमें से एफडीआई एंड एफपीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मोड्स भी। और ये मर्जर एंड एक्विजिशन अगर आपने उसमें से कर लिया तो आप डायरेक्टली वो भी लिख सकते हो। ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। ट्रेडिशनल में मैंने आपको बोला कि लाइक जो मैंने अभी आपको जब करवा रही थी कि सारी थियरीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारी थियरीज लिख रखी, डू नॉट नीड टू राइट द ऑल द थियरीज। ट्रेडिशनल में अभी जब मैं आपको क्लास दे रही थी तो मैंने जो बताई थी वही थियरीज लिखना। इसके ये बाद ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हाँ, इंटरनेशनल एंड मॉडर्न में बहुत सारी है। थियरीज दे रखी है। मैं कह रही थी कि इतनी सारी थियरीज लिखने की जरूरत नहीं है एफटीआई में। मतलब हाँ, अच्छा, रिपीटेड थियरीज है तो वो सारी एक ही जगह कर ली, उसी से आपने लिख दिया। फिर यूनिट थर्ड में थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो आपको बुक से करना है, बुक से करना है वाला टॉपिक है ये। ठीक है, यूनिट फोर्थ भी आपको बुक में से करना है। मैंने आपको बताया कि कौन सा चैप्टर कौन सा, मतलब जिसने लिख लिया हो, जैसे कि हुदा ने शायद लिख लिया था और हाँ जी आशीष ने भी मैम, मतलब लिख लिया हाँ होगा। जी हाँ, तो मैम, आई मतलब हैव इट। बाकी बच्चों को बता देना कि कौन सा मैंने क्या कहा ठीक है, है, मतलब कौन सा चैप्टर कौन सा ठीक है। यूनिट है, ताकि क्योंकि देखो मेन में ये बोल रही हूँ कि सब यूनिट से क्वेश्चन आने हैं आपको। तो आप सिलेबस वाइज यूनिट वाइज करोगे तो ज्यादा सही है। मैंने यूनिट फर्स्ट की स्लाइड में लगा दिया है सिलेबस, तो आप उसमें से देख लेना। ठीक है, यूनिट सेकंड में थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपको बुक में से करना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी वन में पॉलिटिकल टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स मेरी स्लाइड में से करना है। WTO UNCTD लाइक स्लाइड में से करना है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए मैं आई विल शेयर अलग से PDF एक बुक की। ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है इतना आपकी बुक में, तो आई विल शेयर अलग से PDF एक बना के, एक बुक की, वो उसमें से करना है। तो यूनिट ओके थर्ड, मैम। हाँ यूनिट थर्ड वाला एस्पेक्ट आप नहीं करो बुक में से, बस बुक में से थियरीज कर लेना, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बाकी यूनिट फोर्थ आप पूरा बुक में से कर लो, सही है। यूनिट फोर्थ भी, यूनिट फिफ्थ भी, लाइक सिक्स भी। फिफ्थ वाला मैं आपको मोड्स दूंगी, लेकिन यूनिट थर्ड वाला जो है वो मैं आपको स्लाइड्स दूंगी उसके लिए। और मैं वो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए भी लाइक मैं आपको बुक में से दे दूंगी, जो मतलब जो मुझे सही लग रही थी एक्सप्लेनेशन, अलग से बुक में से। यूनिट सेकंड वाला आपका चैप्टर मैंने आपको बताया था, वो मतलब बच्चों को एक बारी ग्रुप पे बता देना जो बच्चों ने अटेंड नहीं क्लास, उसमें से ये बुक में इनफ नहीं है तो उसके लिए भी आई विल शेयर अलग से बुक की कोई PDF, इसमें से आप पढ़ सको। अलग से कोई बुक की PDF बना के मैं आई विल सेंड यू। पूरी बुक सेंड नहीं करूंगी, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो मैं सिर्फ इतना ही हाँ जी, पोर्शन, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ओनली यूनिट सेकंड का पोर्शन की जैसे आपसे आप जिससे सारा कवर हो तो वो अलग से शेयर कर दूंगी मैं आपको यूनिट सेकंड के लिए। ओके। ठीक है, यूनिट मैम आप शेयर कहाँ पे करोगे? मैं तुषार को सेंड कर दूंगी। ठीक है। मैं तुषार को सेंड कर दूंगी। मैं बता रही हूँ कि जो मैं कहाँ, आप कौन सी बुक से करो, कौन सा क्या करो, जो मैं सेंड कर रही हूँ वो वहां से करना, क्योंकि हिसाब से एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सारे की बुक से, अपनी वाली बुक से कर दोगे तो वो बहुत कम दे रखा है उसमें। मतलब वो ये है कि अगर आप 5% भी रिटेन कर पाए ना उसका, तो लिखोगे उस पास से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसके लिए मैं अलग से दूंगी, अलग से ना एक दो बुक की, ताकि आप उसको और पढ़ सको, पॉलिटिकल वाले को, सेकंड वाले को। फर्स्ट वाला जो है वो आपको, फर्स्ट वाले की आई विल शेयर द स्लाइड। ठीक है, इसमें जो थियरीज हैं, सेकंड चैप्टर दे रखा है, मतलब जो आपको वो बुक से करना है। जो सेकंड चैप्टर की थ्योरी और फोर्थ चैप्टर की थ्योरी है हाँ, वो उनमें क्या? जिसमें चार, उसमें हाँ 4 थियरीज है उसमें। नहीं नहीं, जो सेकंड चैप्टर की थ्योरीज हैं और फोर्थ चैप्टर की थ्योरी है, दोनों अलग अलग है ना। एक तो मार्केट में बोला और एक आपने इंटरनेशनल में बोला, हाँ हाँ सेम है। हाँ हाँ, वो थियरीज तो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। और वो जो है वो मार्केट उसमें जैसे वो अलग नाम से थियरीज है। अगर आपसे मैंने बोला भी कि थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आता है तो आपको चैप्टर फोर्थ वाली थियरी समझानी है। तो अच्छा, चैप्टर सेकंड के लिए
डू नॉट रेफर द बुक, आई विल सेंड यू नोट्स। चैप्टर फर्स्ट के लिए ओनली थियरीज, मोड्स वाला पार्ट उसमें से पढ़ना है, ओनली थियरी वाला पार्ट और मोड्स वाला पार्ट पढ़ना है बुक में से। आई विल शेयर बाकी सब कुछ। और यूनिट सेकंड में, यूनिट सेकंड की भी मैं भेज दूंगी, यूनिट थर्ड में भी, लाइक यूनिट थर्ड का भी मैं भेजूंगी। ये मोड की बात करें तो यू आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट वेंचर लाइसेंसिंग वगैरह हाँ की जी, बात हाँ कर रही हाँ हो? हाँ, वही सारा। वो तो 3 चैप्टर में कॉमन है। हाँ वो कॉमन है, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप एक चैप्टर का एक में कर रहे हो ना, वो तीनों में लिख सकते हो। ओके। तो उसके लिए आई विल शेयर द नोट्स। और जहाँ मुझे अगर लगता है किसी बुक की पीडीएफ विच इज एक्सप्लेनिंग मोर, तो वो भी सेंड कर दूंगी। आजकल मैं सेंड कर दूंगी मैं सारा तुषार को, तुषार आप सबको सेंड कर हाँ, देगा। ठीक। ठीक है। और यूनिट मतलब यूनिट फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सही है बुक में आपकी, तो आप उससे कर लेना। मैं फर्स्ट, सेकंड और और थर्ड के भेजूंगी। इंटरनेशनल बॉडीज कौन कौन सी तैयार करनी पड़ेंगी? WTO, अच्छा। UNCTAD। हाँ ये हाँ, मैं आई विल शेयर द स्लाइड। अच्छा, WTO एंड UNCTAD। हाँ WTO इज लाइक वो तो करना ही करना है। हाँ हाँ, वो समझ गया। हाँ ठीक है। तो ये सब था। बाकी अगर केस स्टडी, देखो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का आएगा। और केस स्टडी वाले क्वेश्चन में मतलब उसमें देखो जस्टिफिकेशन ये है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो एग्जैक्टली आप कहो कि या तो मुझे आप कोई सॉल्व करके दो, मतलब ताकि मैं आपको बता सकूं कि ऐसा हो सकता था या नहीं। तुषार के थ्रू आप मुझे भेज सकते हो कि मतलब लोगों का डाउट था ना कि हम कैसे लिखे कैसे नहीं लिखे, तो एटलीस्ट ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। और एग्जैक्टली सेम जो केस स्टडी आप पैराग्राफ की तरह तो नहीं कर सकते ना, मतलब जहां पर आपको सेम लाइन दिख रही है वो पूरी की पूरी उतार के रख दो, आपको एनालाइज मैडम, करना है उसका। मैडम इफ यू डोंट माइंड कॉन्टेक्ट नंबर देंगे? हाँ तुषार से ले लो। ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। ये मैंने आपको बोल दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के मैं आई विल शेयर द नोट्स। बाकी की बुक सही है। और यूनिट फिफ्थ के लिए मैं आई विल, यूनिट फिफ्थ का नोट्स के लिए आई विल शेयर नोट्स। बाकी आप बुक में से कर लो। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। और केस स्टडी वाली चीज, अगर आप केस स्टडी मैंने तुषार को जो भेजी है वो मतलब तुषार ने ग्रुप में भेजी हो, तो वो आप उसमें से कोई भी केस स्टडी अगर आप सोल्व करके मुझे भेजते हो तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहीं क्या क्या नहीं है, तो आप शेयर आप करो केस स्टडी सॉल्व, क्योंकि 20 मार्क्स की वो है। बाकी तो मतलब आपका बाकी मार्क्स का पेपर है, लेकिन 20 मार्क्स की है वो। ठीक ठीक। ठीक है, तो मतलब आप लिख के आंसर्स मतलब मैम मेरे एक से एक चेक करवा सवाल सकते था। हो। हाँ जी, हम्म, एक एक क्वेरी थी मेरी छोटी सी। हम्म। मैम जो केस स्टडी 20 मार्क्स की है, कुड यू टेल अस कि वो किस वाले टॉपिक्स से आने के ज्यादा चांसेस है, मतलब एक या दो करंट तीन आ सकता टॉपिक्स है, जिनसे? करंट ज्यादा आ सकता है आपको, मतलब करंट वाला करंट कुछ भी। अफेयर्स। हाँ अच्छा। करंट अफेयर वाला टॉपिक जो हो सकता है वो ज्यादा आ सकता है, मतलब वही दे देते हैं। 5 क्वेश्चन ठीक है। में भी 5 6 ठीक है मैम। क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। तो मैंने आपको बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको, जैसे मैं टैरिफ बैरियर्स नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़ा रही थी आपको, तो आपको बताने पड़ेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जरूरी है कि आपको सारा केस स्टडी में से मिल जाए, आपको बिल्कुल केस स्टडी में से मिल जाए, कहीं कहीं आपको राइट योर पॉइंट ऑल्सो, मतलब आपको अगर कुछ पता है कुछ यू कैन गिव लाइक, मतलब वो भी समझा सकते हो। ऐसी केस स्टडी भी होती है कुछ। बाकी आई विल शेयर द मोर केस स्टडी। और बाकी कोई भी डाउट होगा मतलब आप पूछ सकते हो आपको। चल, और बाकी सारा आई विल शेयर। और कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू। हाँ, और मतलब क्लियर हो गया ना कि कहाँ से क्या क्या करना है अब? हाँ मतलब हाँ डाउट जी, था हाँ ना जी। लोग, है ना। अ, और किसी को कुछ पूछना हो? जैसे मैडम आपने अभी डिस्कस किया कि कोई करंट आ सकता है, तो कोई करंट टॉपिक बताइए, इशू क्या होगा करंट का? जैसे एफडीआई हो गया, डब्ल्यूटीओ की भी बहुत केस स्टडीज होती हैं, और चाइना वाले की केस स्टडी भी बहुत देखने को मिल जाती है, ये सब करंट टॉपिक्स।
मतलब जो ना अच्छा इंटरनेशनल अच्छा बिजनेस यू पे आर इम्पैक्ट कर रही हो, हाँ इंटरनेशनल बिजनेस पे इम्पैक्ट कर रही हो वो सारी केस स्टडी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ऐसे केस स्टडी आपको मतलब देखने के लिए मिल सकती नहीं नहीं मैं गलत इंटरप्रेट कर गया था। मैंने कहा कि जो न्यूज में कोई करंट टॉपिक आ रहा है जैसे उससे रिलेटेड कह रहे हैं आप। है। हाँ ना मतलब वो तो हाँ कि ऐसे फिर इस पे क्वेश्चंस वो तो बाकी कोई नहीं सी भी जैसे कोई अभी क्वेश्चन अभी जैसे इशू हमारा इजराइल के साथ चल रहा है या रशिया यूक्रेन वार ऐसी के ऊपर है। ऐसी केस स्टडी नहीं आती जिसमें पॉलिटिक्स जाया जाता है। मतलब ऐसी केस अच्छा स्टडी आती है जिसमें ना ज्यादा आपको इकोनॉमिकली समझाना पड़े, इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से समझाना पड़े, मतलब ग्लोबली कैसे, तो ऐसी केस स्टडी कहीं ना कहीं ज्यादा आती है। बाकी केस स्टडी के लिए ना मतलब करंट टॉपिक ये एफडीआई, ये डब्ल्यूटीओ या मोड्स हो गया, इनकी केस स्टडी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं कि ऐसी केस स्टडी देंगे ना इससे आपकी यही टॉपिक जो भी आपने पढ़े हैं वो जज कर सके कि उनको कितनी एक्सप्लेनेशन, मतलब इन्हीं टॉपिक में से आपको देख, अगर आपको केस स्टडी करनी है ना ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने आपको चार हिस्स वाली बुक दी थी, सेंड की पीडीएफ, उसमें बहुत केस स्टडीज है, आप उसमें से कर सकते हो, 4 हिस्स वाली, उसमें ठीक बहुत है सारी केस स्टडी है। हाँ अगर आपको केस स्टडी करनी है और मतलब मैंने भी लाइक 12 क्लास में से 12 क्लास में लाइक केस स्टडी भेजी है, आप उसमें से कर सकते हो, और आप मुझे चेक करवानी हो तो शार के थ्रू सेंड भी कर सकते हो, आई विल मतलब डिस्कस कर, मैं आपको बता दूंगी कहाँ कमी कहाँ नहीं। ठीक है। नाउ ऑल डाउट्स क्लियर? और जी हाँ जी मैम। मतलब है ना यस मैम। लाइक अब तो क्लियर है कि कहाँ से क्या करना है बिल्कुल। अब ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया मैडम, सेकंड और फोर्थ की जो थ्योरीज है वो आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ना सेकंड वाली वो तो थियरीज अगर आप पढ़ोगे वो अलग है, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल और वो अलग है, एफडीआई की थियरीज अलग है, थियरीज आपको पढ़नी है तीनों की, फर्स्ट चैप्टर वाली अलग है, वो अगर आप पढ़ोगे ना ये रिकॉर्डेड है ये सब, आप मतलब इसको देख सकते हो, तो वो फर्स्ट सारा चैप्टर वो थियरीज अलग है। हाँ फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की, फोर्थ चैप्टर में थ्योरी है। हाँ वो थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अलग है, अच्छा ठीक है। मेन जो है वो थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और एफडीआई वाली थियरी ज्यादा पूछती जाती है, वो एफडीआई वाली थियरी में ना वो जो सेकंड चैप्टर की थियरी है वो वापस रिपीट होंगी। अच्छा हाँ तो जब जिसमें आप वो पढ़ने जो बैठोगे ना आया ओ एल आई स्टेज वगैरह थियरी, वाली। स्टेज थियरी, एलएलआई, हाँ वो रिपीट है, ओएलआई नहीं है अच्छा उसमें, ओएलआई अलग है, लेकिन अच्छा स्टेज और एलएलएल रिपीट है। अच्छा। अब मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ से क्या, कब पेपर है, 3 जून ना, 3 जून या 5 जून, अच्छा 5 जून। सो स्टार्ट स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, इफ आप ठीक। कोई भी डाउट थैंक हो यू मैम, आप थैंक लोग यू सो हाँ मच। मतलब आप पूछ सकते हो थैंक यू मैम। थ्रू तुषार, या मतलब आई विल मतलब मैं आप बता दूंगी कोई भी डाउट्स, ठीक है, सो या थैंक वी यू कैन मैम, लीव द Thanks थैंक a यू। lot, क्लास। ma'am. It was very good lecture. हाँ जी It was a good session, and thanks a lot for all the classes that you've taken and your guidance. Thanks a lot for your efforts, ma'am. Really appreciate it. थैंक यू थैंक्स अ लॉट मैम। Thank you, ma'am. Bye. थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम आपका नंबर क्या हर बच्चे को दे दूं क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग मांगते हैं हर ऐसे बच्चे नंबर। 2000 बच्चा है। नहीं बच्चे मैसेज कर करके ना कि एक बार मैम का नंबर दे दे हमें, मैम से कुछ बात करनी है, इंपॉर्टेंट बोलो वगैरह। ऐसा क्या बात करनी है, क्योंकि ऐसा तो मेरा इनबॉक्स भर जाएगा। बोलो कि क्या मेजर बात करनी है बता देंगे, बाकी कोई अगर सबका मेजर इशू है आई विल डिस्कस। आप मैम ईमेल आईडी दे देना, मैं वो दे दूंगा हाँ सबको, हाँ मेल मतलब अगर आईडी दे जिसको भी चाहिए दो, मेल वो आईडी ईमेल से, भेज, फिर आपको लगेगा रेलेवेंट हाँ है तो आप ईमेल भेज नंबर दो। दे देना। ठीक है मैम। हाँ सही है, सही है, ये सही है। ठीक। ठीक है मैम, थैंक यू। हम्म। और बाकी वो मैम केस आई स्टडी गेस क्लास हमारी ना स्टार्टिंग से ये रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, क्योंकि हो रही थी हुदा हो रही थी। टेलिंग मी कि क्लास जब हम एंटर हुए थे ना तभी से हाँ रिकॉर्ड होनी चालू हुई है। नहीं नहीं वो आपके उसमें हुई है, मेरे में पूरा 5 घंटा देखो दिखाती हूँ मैं, तब मेरे में तो आई विल सेंड यू, 5 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक जब ठीक से है मेरी ठीक है मैम, ठीक। जब से मैं आई हूँ ना तब से रिकॉर्ड हुई है।
ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, आप मतलब अभी तो आप भी रेस्ट करो, बाद में आराम से भेज देना वो 1-2 दिन में, मैं शेयर कर दूंगा क्लास। हाँ मैं कल तक मैं भेज दूंगी शाम तक। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू।